हम किताबों से लेकर आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे चैनल कहानियां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाएं। लेकिन इससे पहले यह जरूरी है कि मैं खुद उस पर बैठकर उसकी परीक्षा करूं। कारीगर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर इस पर बैठकर इसकी परीक्षा करें। फिरोज शाह एकदम घोड़े पर बैठ गया। वो अनुभवहीन नवयुवक भी था और हिंदुस्तानी कारीगर के प्रस्ताव से उसका दिमाग भी खौल रहा था। घोड़े पर बैठते ही उसने बगैर कुछ पूछे ताछे घोड़े की गर्दन का पेंच मरोड़ दिया और घोड़ा आसमान में गायब हो गया। कारीगर ने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा, मालिक, युवराज ने बहुत जल्दी की, मैं उसे बता न पाया कि कौन कौन सी कलें घोड़े में लगी हैं। वो शायद यह समझता है कि घोड़े के एक पेंच ही से सब काम होंगे। वास्तविकता यह है कि घोड़े को ठहराने, उतारने, मोड़ने आदि के लिए अलग अलग कलें हैं। मैं उसे सब समझा देता किंतु वह एकदम से उड़ गया। अब अगर शहजादे को कोई दुख पहुंचे तो इसमें मेरा दोष न समझा जाए। बादशाह यह सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे ख्याल हुआ कि युवराज का अवश्य अनिष्ट होगा। यह सोचकर वो सिर पीटने लगा। उसने हिंदुस्तानी कारीगर से कहा, यह सब तेरी शरारत है। तूने जानबूझकर शहजादे को घोड़े का हाल न बताया ताकि उसके प्राण संकट में पड़ जाएं, लेकिन मैं तुझे भी जीता नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, सरकार, मेरा कोई कसूर नहीं है, सब कुछ आपके सामने ही हुआ है। युवराज ने घोड़े पर बैठते ही उसे चालू करने वाला पेंच घुमा दिया। उसने मुझे यह मौका ही कहाँ दिया कि मैं उसे घोड़े के दूसरे पेचों के बारे में बताता। फिर भी निराश न होना चाहिए, उसके पास ही उतारने वाला पेंच भी लगा है। जब भी संयोग से शहजादे का हाथ उस पर पड़ेगा तो वो धरती पर आ जाएगा। बादशाह को इससे तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा, मान लिया कि घोड़े के दूसरे पेंच पर उसका हाथ पड़ गया और वो नीचे भी उतर आया, लेकिन न जाने कब उसका हाथ पड़े और वो कहाँ उतरे। अगर वो किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर उतरा या किसी नदी में जा उतरा तो क्या होगा? कारीगर ने कहा, इसकी चिंता न कीजिए। नदी में उतरा तो चाहे नदी कितनी ही गहरी या चौड़ी क्यों न हो, घोड़ा अपने सवार को सुरक्षा पूर्वक किनारे पर पहुंचा देगा। फिर शहजादा घोड़े के चलाने वाले यंत्र को जानता है, वो बस्ती के अलावा कहीं न उतरेगा। बादशाह ने कहा, कुछ भी हो, मैं तुझे कैद में डाल देता हूँ और अगर 3 महीने में युवराज वापस न आया तो तुझे मरवा डालूंगा। यह कहकर उसने उत्सव बंद करा दिया और कारीगर को कैद में डाल दिया। उधर फिरोज शाह आकाश में उड़ा तो इतना ऊंचा हो गया कि पहाड़ मिट्टी के ढेलों जैसे दिखाई देने लगे। अब उसने चाहा कि अपनी राजधानी में जा उतरूं। उसने चालू करने वाले पेंच को उल्टी ओर मरोड़ा किंतु घोड़ा आगे ही बढ़ता गया। उसने तरह तरह से पेंच को घुमाया किंतु घोड़ा नीचे नहीं उतरा। फिरोज शाह इस बात से बहुत घबराया किंतु घोड़ा और तेजी से आगे ही बढ़ता गया। फिरोज शाह बहुत देर तक घोड़े के सिर और गर्दन को टटोल कर देखता रहा। बहुत देर के बाद उसे घोड़े के दाएं कान के नीचे छोटा पेंच मिला। उसे घुमाया तो घोड़ा नीचे उतरने लगा किंतु अब तक बहुत देर हो गई थी। अब तक 1.5 पहर रात बीत गई थी और फिरोज शाह को पता न चला कि कहाँ उतर रहा है। आधी रात तक घोड़ा धरती पर आया। इस समय तक फिरोज शाह को बहुत भूख भी लगाई थी। घोड़ा एक बड़े महल की छत पर उतर कर खड़ा हो गया। फिरोज शाह उस छत पर, जिसकी मुड़ेरें संगमरमर की बनी थीं, इधर उधर घूम कर देखने लगा कि नीचे जाने का रास्ता कहाँ है। अंत में एक जीना दिखाई दिया जिसका एक किवाड़ खुला था। वो सोचने लगा कि नीचे जाऊं या न जाऊं, यहाँ के निवासी शत्रु समझकर मुझे कहीं हानि न पहुँचाएं। किंतु उसने सोचा कि मेरे निरस्त्र होने के कारण कोई शत्रुता समझेगा नहीं। यह सोचकर वो उतर गया। वो एक दालान में पहुंचा और कान लगाए आहट लेने लगा किंतु सोने वालों के खर्राटों के अलावा कुछ न सुनाई दिया। एक कमरे में दिए जल रहे थे। फिरोज शाह ने झांक कर देखा तो कई दासियां और जनाने सो रहे थे। वो समझ गया कि यह किसी रानी या राजकुमारी का महल है। वो बंगाल देश की राजकुमारी का महल था। शहजादा आगे बढ़ा तो एक कमरे के द्वार पर रेशमी पर्दा पड़ा था और अंदर कपूरी मोमबत्तियों का प्रकाश और सुगंध आ रही थी। वो दबे पांव अंदर गया तो बड़ा लंबा चौड़ा कमरा देखा जिसमें जमीन पर बहुत सी दासियां सो रही थीं और एक झालरों और महीन मच्छरदानी से सुसज्जित छप्पर खट पर एक शहजादी सो रही थी। फिरोज शाह उसका मनमोहक रूप देखकर ठगा सा रह गया और सोचने लगा कि अगर यह मुझे स्वीकार कर ले तो मैं इसके पीछे सारी दुनिया दौड़ दूं। उस पर प्रेम का ऐसा उन्माद चढ़ा कि वह उचित अनुचित भी भूल गया और वितान को उठाकर उसके मुंह पर रखी हुई उसकी आस्तीन उठाकर उसे देखने लगा। इसमें शहजादी की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक अति सुंदर युवक राजसी वस्त्र पहने उसकी ओर एकटक देख रहा है। वो भय से स्तंभित रह गई। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली।
फिरोज शाह ने विनयपूर्वक कहा, महोदया आप बिल्कुल भय न करें, मैं फारस देश का युवराज हूँ। दिन में अपनी राजधानी में नौरोज का उत्सव मना रहा था, अब भाग्य ने मुझे यहाँ ला पटका है। इस समय आपकी शरण में हूँ, आपने मेरी रक्षा की तभी बचूंगा वरना मारा जाऊंगा। शहजादी सूचित होकर उसकी बात सुनने लगी। वो अपने पिता की सबसे छोटी बेटी थी और बंगाल के बादशाह ने यह महल खास उसी के लिए बनवाया था। उसने विस्तार से फिरोज शाह का हाल सुना, फिर बोली, युवराज तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, तुम यहाँ वैसे ही सम्मान से रहोगे जैसे अपने देश में रहते थे। तुम न केवल स्वयं सुरक्षित रहोगे बल्कि दूसरों को सुरक्षा प्रदान करने में भी क्षम्य होगे। तुम्हारा इस पूरे महल पर अधिकार होगा बल्कि तुम्हारा समूचे बंगाल देश पर भी अधिकार होगा। फिरोज शाह ने कृतज्ञता स्वरूप शहजादी के पांवों पर सिर रखना चाहा किंतु उसने रखने न दिया। उसने पूछा, तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम अपने देश से यहाँ तक कुछ ही घंटे में कैसे पहुँचे और सारे पहरों को लांघ कर मेरे शयन कक्ष में कैसे आए।